हेलो एवरीवन, मैं हूं जरार खान और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2। ठीक है, दैट इज पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में हमें ये समझना है कि क्या हमने सीखा है 9th क्लास में और उसका हमें किस तरह यूज़ करना है और आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। आई विल ट्राई टू कंप्लीट मैक्सिमम टॉपिक इन दिस लेक्चर एंड यू गाइज बी रेडी फॉर द पॉलिनोमियल। आप सब लोग पॉलिनोमियल के लिए तैयार हैं। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट इज पॉलिनोमियल एंड इट वाज इन क्लास 9। एवरीबडी नो दैट व्हाट इज पॉलिनोमियल। once again it's my duty to clear your doubts and initial point also। शुरुआत का क्या बिंदु है वो भी आपको आना चाहिए, ये तो हमारी ड्यूटी है। सो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू दैट व्हाट इज पॉलिनोमियल, जस्ट आई वांट टू टेल यू, मैं बताना चाहता हूँ। तो बच्चों वहां पर जब आपको बताया गया था तो पहले कांस्टेंट के बारे में बताया गया, फिर वेरिएबल के बारे में बताया गया, फिर उनके कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया, फिर कहा गया कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे अगर ये एक पर्टिकुलर फॉर्म में हो और जो उसमें वेरिएबल आ रहे हैं, वेरिएबल की जो पावर है वो पावर कभी भी नॉन नेगेटिव, कभी भी जो है नेगेटिव ना हो, मीन्स वो हमेशा नॉन नेगेटिव हो। That type of algebraic expression is called polynomial and everybody know that concept not going to change कि अभी पिछले साल ये थे तो अब इस साल ये हो जाएंगे, उसके पिछले साल ये थे, वो सब कुछ वही रहने वाले हैं। ये सब लोग जानते हैं कि कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहे हैं, कुछ नया आएगा नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले साल पॉलिनोमियल की हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी और इस साल डेफिनेशन बदल दी, नहीं, वही डेफिनेशन थी। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो बच्चों, अगर वो इस फॉर्म में लिखा हो, अगर वो इस फॉर्म में लिखा हो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an xn, सपोज यू हैव एन algebraic expression which is in form of this combination of constant and variable where a0 a1 a2 a3 dot 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 all are constant, वो सारे के सारे कांस्टेंट हैं एंड x1 x स्क्वायर x पावर n ये वेरिएबल है। वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो n आ रहा है बच्चों, व्हाटएवर यू आर गेटिंग हियर दैट इज n, इट मस्ट बी वेयर n मस्ट बी नॉन नेगेटिव, मींस द वैल्यू ऑफ n आइदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। ये कभी भी 0 से छोटी वैल्यू नहीं ले सकता। अगर 0 से छोटी वैल्यू लिया तो ये पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, ये कभी पॉलिनोमियल ही नहीं रह जाएगा। सो ये वहां पर आपको एक्सरसाइज करवाई गई थी इसकी कि चेक इट पॉलिनोमियल है कि नहीं, और उसमें हम यही देखते थे कि जो हमारा वेरिएबल इन्वॉल्व है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, क्या उसकी कोई पावर नेगेटिव तो नहीं है। अगर उसकी कोई पावर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं रह जाता था, फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए उसके। तो ये बात वहां पर आपको सिखाई गई थी, बस मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं, इस चीज को रिकॉल कर रहा हूं कि आप फिर से समझ लें कि अगर ये बनता है तो हम इसको कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, जहां पर n की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। उसी समय उसी टाइम उसके साथ कनेक्ट किया गया एक कॉन्सेप्ट की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो जब भी यहां पर हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं तो हमारे पास जो भी वेरिएबल है उसकी पावर में वेरिएशन होता है, चेंजेस होते हैं, कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है। आउट ऑफ देम द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। उन्हीं में से जो सबसे बड़ी पावर है वेरिएबल की, जैसे मान लीजिए आपने एक पॉलिनोमियल लिखा जिसमें x स्क्वायर आया, x क्यूब आया, x पावर 4 आया, x पावर 7 आया, तो x पावर 7 विल बी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, इट वाज इन क्लास 9, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ये भी 9th में था कि वो जो है डिग्री होगा। तो इफ यू वांट टू नो दैट व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सपोज n इज द हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, n हो जाएगी। ओके, एनी प्रॉब्लम नहीं। तो डिग्री तक की बातें आपको समझ में आती हैं। उसके बाद ये आया कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था बच्चों वो ये था कि जब किसी पॉलिनोमियल को लिखेंगे तो हमें उसमें आने वाले टर्म जो हैं उनमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, लेकिन कई बार आप देखेंगे कि आपके पॉलिनोमियल जो है, आपका पॉलिनोमियल उसकी जो डिग्री है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। जैसे पहले 2 आए, फिर 1 आए, फिर 0 आ जाए, 3 आए, 2 आए, 1 आए, फिर 0 आ जाए। तो ये दोनों फॉर्मेट सही है। आइदर यू कैन राइट अ पॉलिनोमियल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स ऑफ द वेरिएबल और इन असेंडिंग ऑर्डर, या तो वेरिएबल असेंडिंग ऑर्डर में वेरिएबल की पावर अरेंज हो या वेरिएबल की पावर डिसेंडिंग में अरेंज हो। इससे इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल वी कैन कैटेगराइज द पॉलिनोमियल इन टू डिफरेंट वेज, दो अलग अलग तरीके से। फर्स्ट जो तरीका होता है बच्चों वो ये होता है कि उनके टर्म के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म, एंड सेकंड वन इज दैट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, उनके डिग्री पर और उनके टर्म पर। ये क्लास 9th में हमने कर लिया। When you have a polynomial with degree 1 it is called linear. When you have a polynomial of a single term it is called monomial. जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री बच्चों 1 हुई तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा गया, लेकिन अगर किसी में टर्म 1 हुआ तो उसको मोनोमियल कहा गया। ये आपको याद है ना। ऐसे ही जब किसी की डिग्री 2 हुई बच्चों तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा गया, लेकिन अगर किसी के टर्म 2 हुआ तो उसको बाइनोमियल कहा गया। सिमिलरली अगर किसी की डिग्री 3 हुई बच्चों तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा गया, बट अगर यहाँ पर टर्म 3 आए तो उसको हमने क्या कहा, उसको हम लोगों ने ट्राइनोमियल कहा। तो ये चीजें वहां पर पहले से हो चुकी है कि टर्म के बेस पर पॉलिनोमियल को कैसे कैटेगराइज करेंगे, डिग्री के बेस पर कैसे कैटेगराइज करेंगे, और आप इस बात को अच्छे से जानते भी हैं। हमारे इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम यहां पर स्पेशली एक पॉलिनोमियल के बारे में डील करेंगे जो है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, मींस अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 विद 3 टर्म्स। ऐसे पॉलिनोमियल की बात करेंगे जिसमें डिग्री तो उसकी 2 होगी लेकिन टर्म 3 आ रहे होंगे, इसलिए मैंने कहा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, दोनों साथ में बोल दिया मैं। क्वाड्रेटिक मींस डिग्री 2, ट्राइनोमियल में 3 टर्म वाले, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक जस्ट वी मस्ट नो अबाउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में जो डिस्कशन चलता है वो जीरो को लेकर चलता है कि व्हाट इज जीरो एंड फाइंड द जीरो, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस एंड कोफिशिएंट, इफ द जीरो इज गिवन राइट द इक्वेस्ट पॉलिनोमियल, मतलब नियर अबाउट ऐसे सब घूमता रहेगा। अबाउट द जीरो, जीरो यहां पर होगा, एक फील्ड होगा, एक चार्ज होगा और उसके अबाउट चीजें घूमती होंगी। सो वी मस्ट नो अबाउट जीरो। इट वॉज ऑल्सो इन क्लास 9 दैट व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, लेकिन मैं फिर से आपको बताऊंगा कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। इट इज टू मच इजी गाइस, बहुत आसान है, आपको समझते रहना है। सो लेट्स टॉक अबाउट जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के बच्चों जीरोस क्या होते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो मैं देखता हूं, मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करवाता हूं, एक्सपेरिमेंट या मैथमेटिक्स है तो एक्टिविटी टाइप का कुछ करवाता हूं, कुछ आपसे एग्जांपल्स करवाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर एक, अच्छा हाँ एक और बात है, ये पॉलिनोमियल इस तरह लिख रही है कि पीछे का रीजन है कि ये पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में होगा। कई बार आपको पी वाई लिखा रहेगा तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल वाई होगा, मींस यू कैन चेंज द वेरिएबल। वो कोई रूल नहीं है कि 2 है अब 2 को 3 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। हम लोग वेरिएबल को बदल सकते हैं, मतलब एक पॉलिनोमियल हमारा ऐसा भी हो सकता है जिसमें आएगा y एज अ वेरिएबल, एज अ वेरिएबल। इसमें क्या आने वाला है बच्चों, इसमें y आने वाला है एज अ वेरिएबल। एक पॉलिनोमियल हमारा ऐसा भी होगा, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएबल हमने कंसीडर किया। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हम लोग थोड़े से एक्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, अब टी में वेरिएबल होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं, तो वो जो हमारा पॉलिनोमियल है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 लिखा है, एंड आई एम गिविंग यू ऑप्शन t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड t इज इक्वल टू 0। आपको ये इतने 5 पॉइंट दिए गए और मैं कह रहा हूं कि इनमें से 1 बाय 1 इसमें पुट करो, 1 बाय 1 इसमें पुट करो। तो चलो पहले t की वैल्यू प्लस 1 पुट करके देखो कि वैल्यू कितनी आती है। तो बच्चों जब यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1 और 5 और माइनस 4 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। फिर मैंने बोला कि चलो इसमें माइनस 1 पुट करो, तो बच्चों माइनस करो तो ये भी 1 आएगा और ये 4 और एक 5 हो जाएगा और ये प्लस आएगा, तो कुल मिलाकर 9 बचेगा, राइट। फिर मैं बोला बच्चों कि चलो इसमें 2 पुट किया जाए, तो जैसे मैंने 2 पुट किया तो ये 4 आया और 4 8 और फिर ये भी 8 आएगा तो 0 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। फिर मैंने कहा कि बच्चों यहाँ पर चलो माइनस 2 पुट किया जाए, तो आप देख रहे हो कि ये तो 4 आया, ये भी 4 आया 8 और ये प्लस 8 आएगा तो 16 हो जाएगा। अब इनमें से आपको देखना है कि क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है। सो गाइज यू विल फाइंड दैट कि यहाँ जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, बाकी सारे के सारे नॉन जीरो हैं लेकिन ये जीरो है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू जिसको जब उस पॉलिनोमियल में पुट करें और कैलकुलेशन के बाद आपको जीरो मिले, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उसी को हम पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं। क्या आपको ये बात एकदम क्लियर समझ आ रही है? मींस अगर मैं बात करता कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा तो आप बहुत आराम से कहेंगे कि मास्टर इसका जीरो होगा 2। मींस if you have a polynomial px
then x is equal to alpha is called zero of the polynomial if p alpha is equal to 0 or the alpha will satisfy the given polynomial. दोनों कंडीशंस आप समझ सकते हैं. अगर p x की जगह पर अल्फा पुट करे सॉल्व करे तो 0 आ जाए, या अल्फा उसको सेटिस्फाई करे उसके लेफ्ट राइट को, तो अल्फा को क्या बोलते हैं 0. So in this chapter we will talk about the how can we get the zero, how can we find the zero, how can we verify the relationship between zeros and coefficient, and how can we write a polynomial whose zeros is given. ये 3 मेजर टॉपिक हैं और इन्हीं तीनों मेजर टॉपिक को डिस्कस करना है. तो अभी तक जो आपने देखा यहाँ पर उसमें तो किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ये समझिए कि आज हम लोग इसको फिनिश ही कर देंगे, बिल्कुल ये यहाँ तक की बातें क्लियर है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट हाउ कैन वी कैलकुलेट अ जीरो, हाउ कैन वी फाइंड आउट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. कैसे हम जीरो फाइंड करेंगे, चलो उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो आप नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बच्चों वो ये है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. आपने देख लिया कॉन्सेप्ट टू कैलकुलेट टू फाइंड जीरो, to find zeros of a polynomial, to find zeros of a polynomial, to find zeros of a polynomial, right? Very simple. Dear student, at this chapter जब हम यहाँ पर हैं, at this time we have a single method to calculate zero. लेकिन यही सेम कहानी हमको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगी, तब हमारे पास 4 तरीके होंगे, कम से कम 3 तरीके होंगे. लेकिन आज हमारे पास अभी एक ही है, और वो क्या है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड. हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे लेकिन एक मेथड से जिसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, या उसी को कहते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. So guys, I am going to solve one question to calculate zero for the demonstration. मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जीरो फाइंड आउट करने के लिए, और वो डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज से होगा कि आप उसको देखें और उसी तरीके से आपको फैक्टराइज करके जीरो निकालना है. आफ्टर दैट वी विल वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, और उसके बाद हम जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, और ये पूरा एक सीन बनकर निकलेगा कि आपको 3-4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा, फाइंड द जीरो वेरीफाई द रिलेशनशिप, पूरा इकट्ठा एक क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड एग्जाम में. तो उस बोर्ड एग्जाम में आप इसी को अप्लाई करेंगे. सो लेट्स टेक वन पॉलिनोमियल. एक px एक पॉलिनोमियल है जिसमें लिखा हुआ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c. दिस इज अ पॉलिनोमियल. We are going to calculate the zero of this polynomial. That is, we are looking for those value of x which will satisfy this polynomial, or when you will put at x is equal to 0 the total result become vanish or 0. हम ऐसी वैल्यू की तलाश में हैं, x की वो वैल्यू ढूंढ रहे हैं जिसको अगर हम यहाँ पुट कर दे बच्चों तो ये पूरा इक्वेशन 0 में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड 0 ना, उसी को तो हम 0 कहते हैं. सो लेट्स take a chance to factorize this and the process to find out the zero. It's very simple. Everybody know that how can we factorize it by splitting the middle term. There is some concept, there is some idea. अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आज सीखेंगे कि splitting the middle term का मतलब क्या है. Split means तोड़ देना, middle term का मतलब बीच वाले टर्म को. लेकिन उसको तोड़ने में कुछ चीजों को ध्यान रखना होगा, कोई रूल होगा, कोई रेगुलेशन होगा जिसको हमें फॉलो करना होगा. तोड़ने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कैसे, जैसे 5 लिखा है, 5 को आप इनफाइनाइट वे से तोड़ सकते हो. You can break it by infinite way. जैसे 5 का मतलब है 1000 माइनस 995 है, बट ये हमारे काम का नहीं है. ऐसे ही किसी भी तरीके से ब्रेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो नॉर्म काम करेगा हम उसके बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, वी मस्ट कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल बाय द स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल. एंड स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल आपके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है आपका क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल प्लस bx प्लस c, where ax square plus bx plus c. This is the standard polynomial, standard quadratic trinomial. So if you have the quadratic polynomial, you must compare the that polynomial with the standard one. अगर आपके पास quadratic है, but suppose you have cubic और linear, तो इक्वेशन बदलेंगे. लीनियर का बनेगा ax प्लस b, और क्यूबिक का बनेगा बच्चों x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. In case you can get in other form also, but if you are talking about the quadratic polynomial, so it is very important that this term must be in the polynomial, क्योंकि यही वो टर्म है जिसकी वजह से वो क्वाड्रेटिक है. अगर हमारे पॉलिनोमियल में ये वाला टर्म नहीं आएगा तो वो चलने भर का है, वो चल जाएगा. लेकिन अगर हमारे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आया है तो हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक ही नहीं रह जाएगा. तो इस बात को दिमाग में रखें कि अगर क्यूबिक की बात हो रही है तो क्यूब वाला टर्म हो, बाकी एक को ना हो. जैसे मैं आपसे कहूं कि ये जो पॉलिनोमियल है बच्चों, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है. अब आप ये ना समझना कि इसके साथ वाले 4 टर्म कहां गए, वो कहीं भी जाए, डोंट केयर, हमें उससे मतलब ही नहीं. हमें क्यूबिक बनाने के लिए सिर्फ एक्स क्यूब वाले टर्म की जरूरत है, वो यहां पर दिख रहा है.
ऐसे ही हमें क्वाड्रेटिक बनाने के लिए एक्स स्क्वायर वाले टर्म की जरूरत है, जो हमें होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा। गेटिंग? बातें समझ में आ रही हैं? तो आपके पास सबसे पहले तो आपको इस इक्वेशन को कंपेयर करना होगा। जस्ट आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंपेयर दिस इक्वेशन एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट a is equal to 1 and b is equal to -5 and c is equal to 6. Getting? Any problem? Now the time to split the middle term, and everybody know that in this equation middle term is b, but in this equation middle term is 5. So we are going to split the 5, but in this way such as when we will multiply the two part of the 5, we will get the product equal to the product of a and c, and when we will add or subtract the two part, whatever we are splitting two part of the 5, again we will get 5. मतलब मेरा ये है कि 5 को तोड़ना है, दो पार्ट बनाने हैं, लेकिन उन दोनों पार्ट की खासियत होगी कि जब उन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 6 और 1 के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। और जब उनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जितना रिजल्ट आएगा बच्चों वो 5 के इक्वल आना चाहिए। ये बात है, यही लॉजिक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यही लॉजिक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो चलिए बात करते हैं 5 को ब्रेक करके। 5 के कई सारे पार्ट, 1 4 4 1 बन सकता है, 2 3 3 2 बन सकता है, या मैंने आपको और कई सारे ऑप्शंस बताए हैं कि कई अलग अलग तरीके से ला सकते हैं। तो हमें, जैसे मेरे पास ऑप्शन है कि 1 4 बन सकता है और 2 3 बन सकता है, हमने ऑप्शन लिख लिए। ये मैं ये कहिए कि ज्यादा बढ़ा रहा हूं या कहिए आपके लिए इजी कर रहा हूं। इसको लिखने से हमें दो बातें क्लियर हो जाएंगी कि हमें किसको एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं करना है। अब आप देखो बच्चों, अगर मैं c को a से मल्टीप्लाई करूं तो a इंटू सी कितना आएगा? 6 आएगा। मतलब 5 के वो दोनों पार्ट लेने जिनका प्रोडक्ट 6 आए, लेकिन इसका तो नहीं आएगा कभी। 4 1 जा 4, मतलब ये रिजेक्टेड है ये भी पॉसिबल था बट वो रिजेक्ट, तो हमें ये लेना पड़ेगा। मतलब 5 के हमने दो पार्ट कर लिए, क्या क्या है? 3 और 2। अब यहां मसाला ये है कि हमको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी यही डिसाइड करेगा। ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है वो AC का प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। जब हमने A और C को मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ ये भी देखेंगे कि यहाँ जो आ रहा है वो प्लस है या माइनस है, ये भी देखेंगे। अगर हमें यहाँ पर प्लस मिलेगा तो उन दोनों पार्ट को ऐड करेंगे, बट अगर हमें यहाँ माइनस मिला तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या ये क्लू समझ में आया? ये हमेशा एक डाउट वाला क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा कि किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू नो दैट वी आर गोइंग टू ऐड और वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट। हमें ये जानना यहीं से पता चलता है। कैसे? यहाँ प्लस आ गया तो हम ऐड करेंगे, 2 और 3 को ऐड कर लिए 5 हो गया। बट इन केस इफ वी आर गेटिंग हियर नेगेटिव तो हम इसको ऐड नहीं करते, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते। वो सिचुएशन ही ऐसी बनती कि सब्ट्रैक्ट करने से हमारा आंसर आता। ठीक है, तो अब ये हुआ, इसका मतलब 5 स्प्लिट हो गया। तो स्प्लिट हो गया तो यहां पर देखेंगे बच्चों x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, उसकी जगह पर लिख दिया प्लस 6 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, स्प्लिट कर दिया। अब जब मैंने स्प्लिट किया तो ब्रैकेट को ओपन करूंगा मैं, तो व्हेन वी विल ओपन द ब्रैकेट द इक्वेशन बिकम x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x एंड प्लस 6। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने ब्रैकेट ओपन किया, बाहर का माइनस अंदर सबको चेंज करता चला गया। ठीक है, नाउ वी हैव 4 टर्म, 3 थे 4 हो गए तोड़ने की वजह से। अब 4 है तो 2 2 के पेयर बनेंगे, तो चलो उन दोनों के पहले 2 का पेयर बनाते हैं, फिर लास्ट के 2 का बनाते हैं। यहाँ से मैं x कॉमन करूंगा तो बच्चों मुझे x माइनस 2 मिलेगा, यहाँ से 3 करूंगा तो मुझे x माइनस 2 मिलेगा। इस बात का प्रूफ यहीं से समझ में आने लगेगा कि आप सही कर रहे हैं, ये दोनों फैक्टर सेम आने लगेंगे, तो मतलब आप सही जा रहे हैं, आपका डायरेक्शन सही है। नाउ यू कैन सी दैट वी कैन टेक आउट कॉमन x माइनस 2 फ्रॉम बोथ टर्म बिकॉज दिस इज हियर एंड दिस इज आल्सो हियर, ये यहाँ भी है और यहाँ भी है। सो वी कैन टेक आउट कॉमन दिस, और अगर हम इसको कॉमन करेंगे बच्चों तो x माइनस 2 और x माइनस 3 यहाँ से निकल कर आएगा। इज इट क्लियर? तो px को हमने फैक्टराइज कर दिया, px हमारा फैक्टर हो चुका है, उसको हमने तोड़ दिया, पॉलिनोमियल को हमने तोड़ के रख दिया। नाउ एक्चुअली अवर टारगेट टू फाइंड द जीरो, नथिंग एल्स। ये तो बीच का तरीका है। जैसे आपको क्या करना था, आपका फ्यूचर प्लान है यू वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, ये तो बीच का है, रास्ता है, इस रास्ते से निकलकर हमको तो डॉक्टर बनना है। बट हम बीच में ये सब क्या कर रहे हैं, हम रास्ते ट्रेवल ये हैं, बीच में एक गैपिंग है, इसको फिल करना होगा तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारी मंजिल भी नहीं है। हमको जीरो निकालना था लेकिन ये रास्ते में आता था तो मुझे टैकल करना पड़ेगा इसको, इसलिए मैंने इसको फैक्टर किया, क्योंकि ये 9th का टॉपिक है, यहाँ का कोई टॉपिक भी नहीं है, तो हमने इसको फैक्टर कर दिया। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जीरो की, तो हम 1 by 1 दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे।
इसके दो फैक्टर हैं, तो मैं पहले करूंगा पुट x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, जीरो पुट कर दीजिए। जैसे आपने इसको जीरो पुट किया तो आप यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, और दूसरा क्या है बच्चों, x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से x की वैल्यू गेट। So these two are the zero of this polynomial, and if you want to check it is correct or not, it is right or wrong, so just put the value of the x in the equation, you will get zero. आप उसको सॉल्व करोगे तो जीरो मिलेगा। The second thing is the number of zero will depend on the degree. Actually this quadratic trinomial have degree 2, that's why it will have 2 zero. ये और बात है कि दोनों जीरो इक्वल भी हो सकते हैं, ये और बात है कि वो इक्वल हो सकते हैं, लेकिन दो जीरो तो आएंगे। ये और बात है कि वो रियल ना हो, इमेजिनरी हो जाए, लेकिन आएंगे आएंगे, दो तो आएंगे ही। गेटिंग? तो इस तरीके से हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे। क्या सबको बात समझ में आ गई जीरो फाइंड आउट करने का? लगे हाथ इसमें थोड़ी सी और बात देख लेते हैं बस, कि कैसे हम कोफिशिएंट को जीरो के साथ वेरीफाई करते हैं, उस बात को यही देख लेते हैं। और अभी हम एक पूरे टॉपिक को फिनिश कर रहे होंगे, ठीक है, कि कैसे हम कोफिशिएंट का वेरिफिकेशन करते हैं जीरो के साथ। ओके, सो जस्ट वेट एंड वॉच। Can I write this? Okay. So first of all, I would like to tell you that what is the, इसको याद रखिएगा, इसके याद रखिएगा कि इसके मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ पॉलिनोमियल को, px is equal to x square minus 5x plus 6, एंड बच्चों इसके जीरो आए हैं 2,3, ठीक है। हम इसी से तो वेरीफाई करेंगे, we will verify this, हम इसी को एग्जाम्पल में यूज करने वाले हैं। सो लुक, सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है बच्चों, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर ये क्वाड्रेटिक है, इट विल हैव 2 जीरो, तो उसके पास दो जीरो होंगे ही होंगे, राइट? मैं सही बोल रहा हूं ना? मैं मान लेता हूं कि वो दोनों जीरो, लेट अल्फा एंड बीटा बी टू जीरोज ऑफ px। बच्चों वो px के दो जीरो हैं, तो जो रिलेशनशिप वेरिफिकेशन है जीरोस और कोफिशिएंट का, वो होता क्या है? अगर मैं इन दोनों जीरोस को सम करूं, दैट इज सम ऑफ जीरोस, तो बच्चों ये होगा अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है। And if you want to find the coefficient of x from this, so you will find the b is the coefficient of x. coefficient का कॉन्सेप्ट आता है, जिसके कोफिशिएंट की बात करें उसको रोक के बाकी सब उसके कोफिशिएंट विद साइन चिन्हों के साथ। तो x का कोफिशिएंट b है और x स्क्वायर का है, तो फाइनली बच्चों इसका आंसर क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ये सही है कि नहीं है। अगर जीरो, हमारे पास जीरो है, दो हमारे पास है, और इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 6 है। इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि हमारे पास ये है। तो चलो करके देखते हैं ना कि -b अपॉन a की वैल्यू कैलकुलेट की जाए, तो -b मतलब माइनस और -5 और अपॉन 1 इक्वल टू 5, और जीरोस जो हैं ये अल्फा है, ये बीटा है, दोनों को प्लस किया जाए तो आप देखोगे 2 + 3 = 5। क्या ये बात सही नहीं है? ये बात सही नहीं है, तो यही हमको करना है। हम क्या करेंगे? जीरोस लिखेंगे 2 + 3, और यहां से हम b की वैल्यू देखेंगे जो -5 है और ये 1, और अगर ये हमारे दोनों इक्वल आते हैं तो हम कहते हैं वेरीफाइड, कहते हैं हम वेरीफाइड। गेटिंग? तो ये तो पहला हो गया कि कैसे जीरोस का सम ऑफ द जीरोस वेरीफाइड करेंगे। और इसमें एक और है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी, वो भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में होता क्या है बच्चों? सम ऑफ द जीरोस हो गया, जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है उसमें हमें बिल्कुल इसी की तरह वर्क करना है, कुछ खास नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा, एंड इट विल इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बात दिमाग में रखेंगे कि सिर्फ ये क्वाड्रेटिक की बात चल रही है, क्यूबिक में कुछ नहीं है। क्यूबिक के रूल बदलेंगे, रूल नहीं बदलेंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, और उसकी एक जर्नल सेटिंग होती है, जैसे फोन की एक सेटिंग होती है, जर्नल सेटिंग उसकी होती है, तो वो आप जान जाएंगे। तो क्यूबिक नहीं, पावर 100 हो तब भी लिख लेंगे, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट थिंग। जस्ट मैं आपको उतनी चीजें बता रहा हूं जो आपके सिलेबस का पार्ट है, जिसको आप आसानी से कवर कर लें। तो ये होता है उसमें। अब आप देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मेरा 2 है, बीटा 3 है, कांस्टेंट कितना है बच्चों? c की वैल्यू, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? तो 6 = 6 नहीं हो गया?
तो जब कभी हम अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो C अपान ए आएगा। ये है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब इसके एप्लीकेशन में अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे कि अगर अल्फा बीटा जीरो है तो फाइंड 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा एंड ऑल, बहुत कुछ आ सकते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल वो है यहां से आपने देखा। तो आपने समझ लिया कि पॉलिनोमियल क्या है, टाइप ऑफ के पॉलिनोमियल जान लिया आपने, जीरो समझ लिया आपने, फैक्टराइज करना सीख लिया आपने, जीरो फाइंड करना, और आपने उसका वेरिफिकेशन भी जान लिया। इसी में एक और टॉपिक बढ़ा देते हैं, आपका ये पूरा सिस्टम ही खत्म हो गया। अगर हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस बता दिए जाएं तो हम पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे? दैट इज द लास्ट फॉर दिस, कि अगर हमें किसी पॉलिनोमियल के जीरो अल्फा बीटा बता दिए जाए, दो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के, तो हम लिखेंगे कैसे? इट इज टू मच इजी, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कैसे करना है। देखेंगे बच्चों, इसमें मान लीजिए अब यहाँ पर टू फाइंड का जीरो था, टू राइट द पॉलिनोमियल, हमको एक पॉलिनोमियल लिखना है, टू राइट द पॉलिनोमियल whose zeros is given, राइट द पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल लिखिए बच्चों जिसके जीरोस गिवन हो, whose zeros are given, जिसके जीरोस गिवन हो। मैं आपको एक फॉर्मूला करके देता हूं जिसका आप हमेशा यूज करेंगे। सपोज कर लीजिए कि आपके कहा गया कि राइट द पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and beta। सपोज कर लीजिए कि आपसे कहा गया, तो लेट alpha and beta be the zeros of the polynomial of px, then px मतलब पॉलिनोमियल, px का मतलब पॉलिनोमियल, then px will equal to k x square minus alpha plus beta into x and plus alpha beta where k is the constant। और जब हम k को कैसे डिलीट करेंगे, मान लीजिए कई बार आपके डिनोमिनेटर में कोई नंबर आता है तो k की वैल्यू उतनी मानेंगे और उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो कैंसिल हो जाएगा, या नहीं भी डिलीट करेंगे तो डजंट मैटर, कोई बात नहीं है। तो आप कहेंगे वेयर k इज अ कांस्टेंट। अब देखिए अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे लिखूंगा वेयर k इज कांस्टेंट। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसका 0 2 3, अल्फा 2 है बीटा 3 है। यू वांट्स टू राइट द पॉलिनोमियल हुज जीरो इज दिस, ये जिसका जीरो है उस पॉलिनोमियल को लिखना चाहते हैं। तो मैं बोला कि अल्फा इक्वल टू 2 है, बीटा इक्वल टू 3 है, तो पॉलिनोमियल आप कैसे लिखेंगे? px इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x एंड प्लस 2 into 3। So student, you can easily see that what is minus 5x plus 6. In this case, put k is equal to 1। अगर k की वैल्यू हमने 1 कर दी तो अब आप सोचिए कि जो मैंने एग्जांपल लिया था वो है कि नहीं है। So it was the last of this chapter। अब इसी पर घूम घूम के अलग अलग से क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं ये पूछेगा कहीं वो पूछेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं, बस इतना सा ही है। क्या आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई हैं? अगर आपको समझ में आ गई है बच्चों तो ठीक है, पर अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।